नमस्कार दोस्तों, एएसीसी प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2024 के लिए ईवीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अर्थात पर्यावरण के विषय में। हम लोगों ने एनसीईआरटी के सिलेबस और साथ ही साथ पेडागोजी के सेक्शन को कवर किया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को, उसके प्रश्न पत्रों को देखा और अच्छे से सॉल्व किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बस हम लोग जो पेपर लेटेस्ट हुआ उसके जस्ट हम लोग पीछे जा रहे हैं और हम लोग तकरीबन 12 से 15 प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। एग्जाम का जो पैटर्न है, जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, यानी कि 2022 और 23 का जो एग्जाम हुआ था, वहां से पैटर्न थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसलिए उस प्रश्न पत्रों को हम जरूर देखेंगे और इसके पहले जितने प्रश्न पत्र हुए हैं वो आपके एकदम आराम से यहीं से निकल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए समय ना लेते हुए आज का पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि 7 फरवरी 2023 को हुआ था। ठीक है। फिर से ध्यान सुन लीजिएगा, हम लोग बैक चल रहे हैं। 7 फरवरी 2023 को आपका ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जिसके पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे तैसे करके इसको निकाल करके आपको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, इन पे प्रैक्टिस आप करके जरूर जाइएगा। आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका आधा ज्यादा काम हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपको यहां दिखते रहेंगे, बाकी मेरे पास प्रश्न पत्र है, हम आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए समझिएगा, सवाल को समझिएगा। हाँ, इस प्रश्न पत्र में आपका दिमाग लगेगा। एक भी क्वेश्चन पिछले पैटर्न पे नहीं दिया है जो 2011 से लेकर 2020-21 तक हुए थे, इसलिए इसमें प्रॉब्लम काफी सारी बच्चों को आई थी, बट टफ नहीं है। इसको अब इसका हम आपको दिखाते हैं लाइव तरीका। देखिए कैसे करते हैं, समझते हैं। पहला क्या बोल रहा है, टैपियोका कसावा पौधे के खाने योग्य हिस्सा ए है, यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। बात को समझिए, बोल रहा है कि टैपियोका टैपियोका ये भैया इसका जो खाने का हिस्सा है वो ए है, और कह रहा है इसे उगाया कहां जाता है, उगाया जाता है बी में। तो बात को समझिए। चलिए मान लेते हैं कि टैपियोका का क्या खाया जाता है आपको नहीं पता है, लेकिन टैपियोका होता कहां है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि केरला एक ऐसा राज्य है जहां एक जमीन के नीचे टैपियोका और एक जमीन के ऊपर नारियल होता है। तो सीधी सीधी बात है, बी मतलब वो केरल की बात कर रहा है। तो बस ऑप्शन पकड़िए, केरल कहां है। आप देख पाएंगे ऑप्शन में केरल 3 नंबर पे है, तो ज्यादा टफ तो है नहीं, और सब ऑप्शन में केरल तो है ही नहीं है। बस सीधा आंसर मारिए, ऑप्शन नंबर 3 निकल जाइए। काहे इतना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जड़ और केरल। ठीक है। चलिए बस स्मार्ट वर्क करिए। आपके कभी कभी आप 100 में से 10 नंबर भी काम आ जाते हैं, वो 10 नंबर 100 नंबर दिला के ले जाएंगे अगर सही तरीका बैठ गया तो। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि ए की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया होता है। कोई बात नहीं, कह रहा है कि ए की कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। ओके ठीक है। और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। अच्छा, बी और सी, अगर बी और सी आप खाते हो तो ए आपको आराम से अच्छे से मिल जाएगा। तो नीचे जो ऑप्शन है वो क्रमशः क्या है। सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि एनीमिया रोग जो होता है वो लोहे की कमी से होता है। किसकी कमी से, लोहे की कमी से। ठीक है। और लोहे का प्रचुर मात्रा मैंने आपको बताया था, हरी सब्जियां, आंवला, पालक, ठीक है, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं। जैसे इसमें आप ऑप्शन में देखेंगे तो पालक है और पालक के साथ साथ खजूर है। पालक है, पालक के साथ साथ खजूर है, और पालक नीचे भी है ऑप्शन नंबर 4 में, लेकिन वहां पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम तो होगा नहीं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, लोहा, पालक, खजूर। ये जहां आपका आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। दिमाग लगाइए आराम से, जो आपने पढ़ा है कंफ्यूज ना होइए। क्वेश्चन तो आपको बहुत, प्रश्न का मतलब ही है आपको परेशान करना, लेकिन हमारा मतलब है उत्तर देना तो उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। बस इस पे कॉन्सेंट्रेट बने रहिए, आपका पूरा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बस दिमाग को ठंडा रखे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको आराम से निपट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3। अच्छा क्या बोल रहा है, अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। ओके, अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी।
देखिए अगर मोटा मोटा हम भारत का नक्शा आपको ये समझा दें, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे है दिल्ली और तिरुवनंतपुरम मतलब केरल की बात कर रहा है, तिरुवनंतपुरम मतलब केरल, केरल यहाँ पे होता है। अगर वो मान लीजिए सीधा आ रही है, यहां से सीधा ऐसे आ रही है सीधा, तो पूछ रहा है कौन सी नदी को पार करेगी 100%। पहले ऑप्शन देखिए है नर्मदा, गोदावरी और गंगा नदी। देखिए नर्मदा यहाँ एमपी है, यहीं से कहीं से निकलती है, ऐसे चली जाती है तो नर्मदा को पास करेगी। गोदावरी आपकी यहाँ से निकलती है, यहाँ टच करेगी तो गोदावरी को भी पास करेगी। कृष्णा नदी यहाँ नीचे है, यहाँ निकलेगी तो इसको भी पास करेगी। बचा कौन? अब तीन नदी देखिए, नर्मदा, कृष्णा और एक महानदी है। महानदी की बात करें तो महानदी आपकी उड़ीसा में इधर साइड है, यहां से निकल मतलब इधर से निकलती है लेकिन ऐसे टेढ़ा मुड़ जाती है, तो महानदी को नहीं पास करेगी। पहले हटा दीजिए, जहां महानदी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता। गंगा नदी हमारी यूपी से उत्तराखंड से निकलती है जो दिल्ली के यहाँ पे है और ऐसे निकल जाती है, तो जहां गंगा नदी होगा वहां से भी पास नहीं करेगी। दोनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि कौन गलत हो गया? पहला और चौथा। अब गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी, वो भी उत्तराखंड से निकलती है, तो यमुना भी नहीं होगा। तो तीसरे ऑप्शन में जो यमुना नदी है वो भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के जहां पर ये तीनों होंगे वो रास्ता या वो मार्ग क्या कहते हैं इन नदियों को क्रॉस नहीं करेगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। ये तीनों की तीनों नदियां जब आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम या केरल तक जाएंगे तो ये आपको तीनों रास्ते में पड़ेंगे और इसके पुल से क्रॉस होते हुए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ये 3 से बहुत प्यार हो गया, क्या लगता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका सही आंसर है, आप वहां पे देख सकते हैं। क्लियर? आपसे पूछा था कि अगर इस रास्ते तब जाते हो तो कौन सी नदी नहीं पार करेगी। ठीक, सिंपल आपको मैप मैंने आपको समझा रखा है, एक बार मैप स्टडी कर लेंगे हो जाएगा। चलिए देखिए, हर क्वेश्चन में आपको एक पेज भिड़ा दिया है, हर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, भिड़ा दिया। लो करो। अब उसी में बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे यार ये तो हम डायरेक्ट पढ़ के आए थे, अब कैसे करें? काहे परेशान हो मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन पढ़ तो लो, आराम से हो जाएगा। मानते हैं 30 सेकंड के बजाय आपका 40 सेकंड लग जाएगा, 50 सेकंड, लेकिन आपके 30 नंबर फिक्स तो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कोए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाते हैं, ओके, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती, अपने अंडे कोए के घोंसले में रख देती है। तो मैंने आपको क्या बताया था? कोया सोचता है कि बहुत चालाक बनके एकदम ऊंची डाली पे अपना घोंसला बना देता है कि देखते हैं सोचा यहाँ कौन आता है। तो कोयल भी रहती है, कहती है अच्छा महिला से चालाकी, वो भी कहते रुक तुझे बताती हूँ। ऊंची डाली घोंसला बनाया है ना, उसके ही घोंसले में अंडा देके गायब हो जाती है, अर्थात कौन पक्षी? कोयल। तो यहाँ जो एक्स की बात कर रहा है, एक्स कौन है? कोयल। ठीक है, कोयल ही एक ऐसी पक्षी होती है जो मीठा तो जरूर गाती है बट अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे किसी और के अर्थात कोए के घोंसले में रख देती है। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयल, ऑप्शन नंबर 3। ले शुरू के चारों क्वेश्चन 3 सी 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 सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है भैया? वाई के जिले, अब बात को समझिएगा, कराए वाई के जिले एक्स में, ओके, इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पे तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है? अब आप ये ऑप्शन देखेंगे, देखने की जरूरत क्यों पड़ी? आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब जैसे कि ये सेंट यानी कि इत्र, इत्र का सबसे बड़ा भंडार या इत्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सी जगह है? तो आपको बताया था मैंने, कन्नौज है। कौन सी जगह है? कन्नौज। और कन्नौज आपका है यूपी में। तो बस यही आपको जोड़ा ढूंढना है, जहां होगा वो आंसर सही हो जाएगा। कन्नौज में इत्र का सबसे बड़ा व्यापार होता है, सबसे ज्यादा व्यापार होता है, और ये आपका कहां? ये है आपका यूपी में। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप क्यों देख रहे हैं? देखने की जरूरत ही नहीं है। मधुबनी चित्रकला शैली है जो बिहार में है, बरली महाराष्ट्र का स्टेशन है, और सोलन भी एक जगह है, कहां का? हिमाचल प्रदेश का। लेकिन इत्र बनाने की बात आएगी तो वो आपका कन्नौज है। क्लियर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौज, यूपी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6। हाँ देखिए, अब ये थोड़ा टफ हो सकता है, समझते हैं। कथन है, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो तैरता है। देखिए, कोई चीज
तब डूबेगी जब उसका घनत्व ज्यादा होगा। कोई चीज तब तैरेगी जब घनत्व कम होगा। जब हमने अंडा उबाल कर डाला पानी में तो डूब गया, उसी पानी में हमने नमक मिला दिया तो पानी का घनत्व बढ़ गया, इसलिए वो तैरने लगा। ये बात बता रहा है। आगे समझते हैं कि इसका कारण क्या दे रहा है। अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। एक बात बताइए, चलिए मान लेते हैं अगर अंडे को उबाले जाने पे घनत्व बढ़ा था, जो बोल रहा है कि अंडा जब डूब गया पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में तैर रहा है, तो ये भी उबला हुआ अंडा था, ये भी यहां तो डूब गया, तो यहां कैसे तैर रहा है? दूसरी कंडीशन में तैर कैसे रहा है? वो तैर इसलिए रहा है क्योंकि हमने यहां नमक मिलाया है। तो अगर लिखा होता नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ गया तो सही होता, लेकिन बोल रहा है अंडे का घनत्व बढ़ गया, तो ये गलत है। क्लियर? क्योंकि सेकंड कंडीशन में अंडा डूब तैर रहा है, तो उसके हिसाब से दिमाग लगाएंगे। बात को समझिए। बोल रहा है कि पहले अंडा डूब गया, ओके, बाद में अंडा तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? क्योंकि हमने नमक मिला दिया। ये कारण हुआ ना, ये कारण हुआ ना, नमक मिला दिया। लेकिन वो कह रहा है कि अंडे का घनत्व बढ़ गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला हमारा सही है, लेकिन जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। तो कुल मिला के इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है ना? सही है, नो डाउट सही नहीं है। मतलब कि अंडे का घनत्व तो बढ़ा था, लेकिन जो कारण दिया है ना वो गलत है कि भाई अंडा जो है उसका घनत्व तो बढ़ गया। अगर इतना ही बढ़ गया था तो दोनों डूब जाने चाहिए थे। अब दोनों कंडीशन डूबना चाहिए था, लेकिन सेकंड कंडीशन उसको दिखना देना चाहिए था कि पहले डूबा बदवम तैर क्यों रहा है? बदवम तैर इसलिए रहा था क्योंकि नमक मिलाया गया, ना कि अंडे का घनत्व बढ़ गया। तो आपका ए और दो दोनों सही है, लेकिन कारण जो है एक दो की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका दो जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे सवालों को थोड़ा सा रुक करके प्रश्न से समझिए कि कहना क्या चाहता है, किस कारण ये हुआ। अगर वो कारण सही है तो ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी को चोट लगी, कैसे लगी भाई? अब गिर गए। अरे कैसे गिर गए? कूद रहे थे, तो सही कारण हुआ कूदना, ये नहीं कि कोई गाड़ी धक्का मार दी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि चोट उसे लगी है ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। आज लगी ये भी सही है, लेकिन कैसे लगी है ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं सूख चुके हैं, इस स्थिति का मुख्य क्या कारण हो सकता है? अच्छा, कुएं हम देख रहे हैं बहुत सूख गए हैं, उनका जलस्तर नीचे हो चुका है, इसका क्या कारण होगा? लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कुएं के आसपास आप 4 बोरिंग मशीन डाल देंगे तो वो लोग पानी को खींच लेंगे, कुएं का जलस्तर नीचे चला जाएगा। बिल्कुल सही है। कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई है, ये भी बिल्कुल सही है। कंक्रीट मिट्टी मतलब ये जैसे अगर मान लीजिए आपने कुएं के आसपास घुरैया करवा दिया या वहां बहुत ईंटे पत्थर हैं, तो पानी जब बरसेगा तो सोख नहीं पाएगा, पानी वहां से बह जाएगा, इसलिए उसका जलस्तर नीचे हो जाएगा। तीसरा, कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, कुओं का पानी मान लेते हैं दूषित भी है, उससे क्या मतलब है? उसका जलस्तर अगर ऊपर है, हमारा प्रश्न तो ऊपर नीचे पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन जो लिखा है ए और बी, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी आपके गलत है। ठीक है, बस लॉजिक में चलिए, कोई टेंशन नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। देखिए अब तक 7 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, बस एक कथन वाले आपको प्रॉब्लम हुई होगी, बाकी आपको निकल गया। चलिए 8वां प्रश्न, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक समान तरीका है, इसका क्या कारण है? देखिए अगर पानी ठहरा हुआ गंदा है तो इसपे मच्छर अपने अंडे देते हैं। ठीक है, और किसी को भी, मानव को ही जीने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। मच्छर जो होते हैं, इनके जो लार्वा, इनके जो बच्चे होते हैं, वो जल से ही ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब आप मिट्टी का तेल डाल देंगे तो एक पतली सी लेयर इसमें बन जाएगी, पतली सा लेयर बन जाएगी जो ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देगी, और सारे के सारे बच्चे समाप्त हो जाएंगे। और जब बच्चे ही समाप्त हो गए तो नई पीढ़ी आएगी कहां से? यानी कि प्रजनन खत्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है और वो मर जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? मरते हैं ये भी सही है, लेकिन मरते क्यों है? ऑक्सीजन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर 7 इसका सही हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है?
देखिए क्वेश्चन कल भी एक ऐसा आया था, आज भी एक आया है ऐसा। यहां देखिए इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, यहां इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। पूछ रहा है कौन सा राज्य इधर है। देखिए कर्नाटक, हम समझते हैं बात को, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। महाराष्ट्र आपका यहां है, तो ये तो पहले गलत हो गया, पहला नंबर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा यहां है, तमिलनाडु, तमिलनाडु यहां नीचे है और आंध्र प्रदेश यहां है। ये तीनों के तीनों कहां है, इस तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों लेना है तो हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश होना ही चाहिए। क्लियर। थर्ड नंबर ऑप्शन देख लीजिए, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा। गोवा आपका यहां है, तो ये भी गलत हो जाएगा, थर्ड नंबर भी गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, दमन, पुडुचेरी और तेलंगाना। दमन, पुडुचेरी और तेलंगाना। देखिए दमन द्वीप यहाँ है, यहाँ गुजरात साइड यहाँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 राज्य होंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही है। अब देखिए 3-3 चल रहा था, फिर 2-2 चल रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए बात को समझिएगा, फटाफट निकलते, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा बहुत तगड़े तरीके से। आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। 15-20 वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 10 घंटे का समाप्त हो जाएगा। और 10 घंटा मतलब आपको नंबर देके जाएगा 25+। आगे देखिए, भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं, ओके, मिट्टी से पुती होती हैं, ओके। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में होते हैं। अच्छा, अभी क्षेत्र गया तेल लेने, पहले ये बताइए मिट्टी घर होते कहां हैं। तो मिट्टी घर मैंने आपको बताया था, मिट्टी के घर वहां होंगे जहां बड़ी भयंकर गर्मी होती है, अर्थात राजस्थान में। अब राजस्थान में क्या है, बालू। बालू क्या कहते हैं, मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, काहे फालतू दिमाग लगाए। ओके, नेक्स्ट वन। चलिए फिर से आ गया कथन वाला, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, शकरकंदी एक जड़ है। चलो कोई नहीं, बात नहीं, जड़ है। यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। देखिए कह रहा है कि शकरकंदी एक जड़ है और यह एक भोजन या भोजन को जो जड़ में संग्रहित करती है, यानी कि इसका जड़ खाया जाता है। ठीक है, करा जड़ खाया जाता है, जो कि गलत है। शकरकंदी का तना खाया जाता है, जैसे आलू खाते हैं वैसे ही इसका तना खाते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात समझिए, फिर समझ क्वेश्चन समझिएगा। शकरकंदी एक जड़ है, बिल्कुल सही है। यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। ठीक है, बात सही कर रहा है, जड़ है वो भी सही है, लेकिन अगर यहां लिख देता ना कि यह जड़ों में खाद्य पदार्थ को संग्रहित करता है, तो दोनों सही हो जाते। ठीक है, यह लिख देता कि कुछ पौधे जड़ों में खाद्य पदार्थ संग्रहित करते हैं, ये भी सही था, लेकिन जड़ तो बता दिया, कारण में कुछ बता ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि हम लड़के हैं, हम पढ़ाई करते हैं, अरे क्या पढ़ाई करते हैं पता नहीं, वो तो बताओ क्या पढ़ाई करते हैं। वैसे ही कह रहा है कि शकरकंदी जड़ है, ये सही है। फिर लिख रहा है कि यह भोजन संग्रहित करता है, ये भी सही है। कहां कहां करता है, जड़ में करता है, ये तो बताया नहीं। यानी कि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, व्याख्या सही नहीं है, तो ए और 2 दोनों सही है, लेकिन A2 की व्याख्या सही से नहीं करता। प्रश्न को फिर से समझिए एक बार में, देखिए कह रहा है ए जड़ है, ओके सही है। अगर दूसरे में कह देता कि ये खाद्य पदार्थ को जड़ में संग्रहित करता है, दोनों सही हो जाते। या कह देता कि कुछ पौधे जड़ में भोजन संग्रहित करते हैं, सही होता। यानी कि जड़ शब्द का जिक्र यहां आ जाता तो ये हमारा दोनों सही रहता और व्याख्या भी सही रहती, लेकिन जड़ शब्द नहीं आया है, इसलिए व्याख्या गलत है। ठीक है, मतलब दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला वाला स्टेटमेंट का शब्द दूसरे में अगर आ गया तो दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरे वाला स्टेटमेंट अलग अलग हो गए, दोनों सही है, तो आंसर होगा ए बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। देखिए लगातार फर्स्ट सेकंड चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर। 12 नंबर क्वेश्चन 12। हाँ देखिए इसमें वही समझिएगा, ऊपर वाला शब्द अगर नीचे मिल गया दोनों सही हो जाएंगे। समझते हैं, झूम की खेती में खरपतवारों और उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे उर्वरता बढ़ जाती है। समझिए,
अरे जब जलाएंगे तो राख बनेगी, और राख का जिक्र दूसरे में कर दिया तो दोनों सही है। आ गया ना, यही हम आपसे कह रहे थे कि अगर दोनों शब्द मैच कर गए, कारण में भी कथन में भी, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। और अगर शब्द नहीं मैच किया, रिलेशन मैच नहीं किया, तो दोनों सही होंगे लेकिन एक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी बात हो गई हमारी, ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कथन वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक के करिए, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद कौन सा है भैया, 13 नंबर। फिर कथन वाला आ गया। केवल शब्द पकड़ना है आपको, केवल शब्द समझते हैं। ओके, केंचुआ किसान का सबसे अच्छा मित्र है, बिल्कुल सही बात है। केंचुआ खरपतवारों को नष्ट करते हैं। अब बात को समझिए, मित्र है, अगर खरपतवार को नष्ट कर दिया तो खाद कहां से मिलेगी, इसलिए पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाकी हमको कुछ देखना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव अपने घर से कंपोस्ट वनस्पति खाद या सब्जी वाली खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ को उसे कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। कंपोस्ट पिट मतलब गड्ढा समझ लीजिए, उस गड्ढे में क्या डालना चाहिए। अब देखिए सीधी सीधी बात है, अगर वो जैविक खाद या कंपोस्ट खाद बनाना चाहता है तो जैविक चीज उसमें डाल दे, ऐसी चीजें डाल ले जो कुछ दिन बाद ही सड़ गल के खाद बन जाए। ठीक है, सड़ गल के खाद बन जाए, जैसे एल्युमिनियम पत्ती, एल्युमिनियम कभी सड़ेगा नहीं ना, तो पहला नंबर ऑप्शन सत्यानाश हो गया, हटाइए इसको। वनस्पति के छिलके या सब्जी के छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां, कागज, ये तीनों गल जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाएगा, तीनों गल जाएंगे और खाद के रूप में काम करेंगे। नीचे भी पढ़ लेते हैं, वनस्पति छिलके सही है, पॉलिथीन गलत है, हटाइए इसको, एल्युमिनियम पत्ती गलत है, हटाइए उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। कंपोस्टिंग पिट मतलब कूड़ा कचरा जिसको हम वहां रख दें सड़ गल के खाद बन जाए। तो इन चारों ऑप्शन में सेकंड नंबर ही ऐसा है जिसमें तीन के तीनों जल्दी सड़ गल जाएंगे और खाद के रूप में उपयोग में लाए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 हो गया। 15 देखिए लिखा है बीज, बीज मतलब सीड, यानी कि किसी नए पौधे का बीज। बीज आपको बताना है क्या है। ये लिखा है सजीव है क्योंकि पौधे का भाग है, निर्जीव है क्योंकि हम इसे पका सकते हैं, सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है, निर्जीव है जैसा कि यह शोषण नहीं करता। देखिए सजीव के लिए नो डाउट शोषण करना भी इंपॉर्टेंट है और चलना फिरना भी इंपॉर्टेंट है, बट सजीव की इतनी ही व्याख्या नहीं है। हर वो ऑब्जेक्ट या हर वो चीज सजीव है जो नए जीवन को दे सकता है। अर्थात एक बीज, एक जो क्या कहते हैं उसको, सीड होता है, वो नए पौधे को जन्म दे सकता है, इसलिए उसको सजीव की श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है बिल्कुल सही है, सजीव है क्योंकि ये नए पौधे में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, नए पौधे में वृद्धि कर सकता है। वे बीज जो खराब हो जाते हैं, जो नया पौधा नहीं बना सकते, वो निर्जीव हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई ये, देखिए कौन सा था ये, 14 के बाद 15 16 था, अब 16वां चलेगा। ठीक है, 15 16। एक पर्यावरण शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। मतलब बच्चों का आकलन करना चाहते हैं, क्या करें। हम देखिए ऑप्शन को देखेंगे, धड़ाधड़ पढ़ के निकाल लेंगे। देखिए पहला आंसर, बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की क्या उपलब्धि है उसको बारे में समझाना और लिखना उसको। नेक्स्ट वन, बच्चों से सिर्फ कुछ पक्षों पर केंद्रित होना, बिल्कुल गलत बात है। कुछ का है, पूरा नहीं करेंगे क्या, यानी कि बच्चों के कुछ पहलुओं को नहीं देखना है, पूरा देखना है। ये तो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड में बताया था, तो सेकंड नंबर गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर, बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी लिखना, बिल्कुल सही बात है। वो कैसे सीख रहे हैं इसको समझना है। बच्चे के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना, पूर्व अभिलेख की तुलना करना, बच्चों की तुलना नहीं बोला है, पूर्व अभिलेख, यानी बच्चा पहले क्या दिया था अब क्या दे रहा है, इसको जानना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है, बी नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो होता है यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। ठीक है,
पढ़िए ऑप्शन, आंसर ले लीजिए, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं, बस पढ़िए आंसर लीजिए, पढ़िए आंसर लीजिए। बहुत टफ नहीं है ये, थोड़ा सा दिमाग लगे, कोई टेंशन नहीं। टफ भी होगा तो हम लोग जब आप 8-10 पेपर सॉल्व कर लेंगे ना, आप खुद बताने लगेंगे कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 15 के बाद ये कौन था भैया, 16, ये 17। देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। अच्छा, मतलब अगर बच्चों को आप घुमा रहे हैं तो इनमें से सबसे अच्छा कौन हो सकता है। पहला, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की, सीखने की रुचि जागना, बिल्कुल जागेगी, वो नई जानकारी लेंगे और अच्छे से सीखेंगे भी बच्चे। विद्यार्थियों और शिक्षकों को दोनों को नियमित सीखने सिखाने की मुक्ति मिलती है। अरे मुक्ति नहीं मिलती भाई। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही प्रयोग नहीं। अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए अभिभावकों को देख के प्रसन्न होना, प्रसन्न होने के लिए थोड़ी ले जाते हैं, ले जाते हैं ताकि वो नई नई चीजों को सीखे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही है, बाकी सब गलत है। यानी कि बच्चे सीखेंगे, नई नई जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। ठीक है, जैसे ताजमहल दिखाएंगे, सर कौन बनवाया था, कब बनवाया था, कैसे बनवाया था, इतना बड़ा कैसे बनवा लिया, पहले के जमाने में क्रेन नहीं था, कैसे पत्थर आया, तमाम प्रकार की चीजें उनके दिमाग में आएंगी जो कि नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 18 नंबर, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है। मतलब विषय आधारित उपागम, जैसा विषय होगा वैसे ही शिक्षण पद्धतियां क्यों लगाई गई हैं, इसको बताइए। पहला, एक ही बार में अधिक से अधिक पूरा करना, नहीं टारगेट थोड़ी है। संसाधनों को बचाना, ये भी नहीं सही है। बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, हाँ ये सही है। यानी कि बच्चा जितना सीखा है उसका आकलन करना, और इसीलिए हमने उस सिलेबस को उपागम आधारित रखा हुआ है। ठीक है, हर पहलू को हम पकड़ेंगे। लास्ट है कि समाज और प्रकृति दोनों को संवेदन, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए 19 नंबर, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। मतलब एनसीएफ 2005 क्या नहीं कहता, तो जो नेगेटिव होगा वही नहीं कहेगा। समझते हैं, करके सीखने की गतिविधियां एनसीएफ कहता है, बिल्कुल कहता है तुम करके सीखो बेटा, किसी से नकल मत मारो। विषय संबंधी उपागम, नहीं नहीं नहीं, विषय संबंधित नहीं है, बच्चे संबंधित है। अच्छा सॉरी, मतलब ये कह रहा है, निगेटिव हमसे पूछा है। विद्यार्थियों के अनुभव संदर्भ को जोड़ना, बिल्कुल ये भी कहा है। तकनीकी शब्दावली को जानना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। ठीक है, मतलब उसने कहा है एनसीएफ 2005 ने कि बच्चा करके सीखे, विषय संबंधित चीजों को अच्छे समझे, साथ ही साथ अनुभव और संदर्भ को उनको ज्ञान से जोड़े, ये भी सही है। लास्ट वन की तकनीकी शब्दावली को, जैसे मतलब कंप्यूटर जानो, कंप्यूटर पढ़ो उसको, अब पता ना उसको कंप्यूटर क्या होता है, तो ये चीज गलत है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, हमसे नहीं है पूछा है तो 4 ही हम टिक करेंगे। ये नहीं कि आपने पढ़ा, हाँ एनसीएफ ठीक, पहला करके सीखना, गोला घच से हो गया। अरे मेरे भाई पूरा पढ़ लो, कह रहा है नहीं है, तो नहीं वाले में जरा ध्यान से, नहीं तो आपको निपोर देगा। क्लियर, चलिए 20, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि। अच्छा, मतलब अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो कहानी और कविताओं का क्या महत्व होगा। ऑप्शन पढ़िए। बच्चे में जिज्ञासा विकसित होती है, बिल्कुल सही है, बच्चा सीखता बहुत तगड़े से है, उसको जानने की इच्छा बढ़ जाती है। बच्चों में सौंदर्य का बोध होता है, बिल्कुल सही है, सौंदर्य का बिल्कुल बोध होता है। बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण, बिल्कुल सही है, बच्चे ऐसे सोचने लगता है कि हम ही वहां हैं, हम ही खेल रहे हैं, हम ही छोटा भीम है। विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, गलत बात है। कहानियों के माध्यम से अमूर्त वातावरण की व्याख्या नहीं होती। अमूर्त वातावरण की व्याख्या तभी होगी जब बच्चे को आप दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया कि एक नदी में, बच्चों को बता दिया एक नदी में 50 किलो का कछुआ था, तो मानते हैं छोटा बच्चा है, 1 से 5 तक की बात हो रही है, मानते हैं वो सोचेगा कि कछुआ है 50 किलो का, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। लेकिन जब आपको दिखा देंगे इतना बड़ा तो समझ जाएगा, अच्छा इतना बड़ा कछुआ 50 किलो का होता है। ठीक है, यानी कि अमूर्त व्याख्या नहीं हो सकती, बाकी सब होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही होगा, जहां पे दिया होगा 3rd नंबर। 3rd नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पे आगे बढ़ते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण शिक्षण अभिप्राय रखता है, क्या रखता है, मतलब क्या चाहता है वो ईवीएस।
विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो, नहीं नहीं नहीं। विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु हो, बिल्कुल सही बात है, ये चाहता है वो। थर्ड, विद्यार्थी कम गलतियां करे, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा वो चाहता है गलती खूब करे, जितनी गलती करेंगे उतना सीखेंगे। विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र कला थोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु हो और नई नई चीजों को सीखें। अगला प्रश्न 22 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चरण का समर्थन करता है सिवाय, अच्छा मतलब इनमें से सबको वो मानता है पर्यावरण अध्ययन, एक को नहीं मानता, किसको, उसी को ढूंढना, सिवाय मतलब इसको सिवाय समझते हैं। विद्यार्थियों को सक्षम करना, वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें, बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बात करते हैं, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन अनुभवों से बेहतर मानना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताना है कि पाठ्य पुस्तकें तुम्हारे जीवन से ज्यादा बहुमूल्य हैं, गलत बात। उसके ज्ञान को जीवन से जोड़ना हो सकता था लेकिन बेहतर नहीं होता, तो गलत बात। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए लिखा है सहयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। सृजनात्मक जिज्ञासा का पोषण करना, ये भी सही है। तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। फिर से आपको कह रहे हैं, आप पॉजिटिव और निगेटिव वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा क्लास नंबर 20, आपके ये सब क्वेश्चन धड़ाधड़ निकलते चले जाएंगे। ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 23, एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं सामग्री को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अरे हम ही लोग हैं, अपने डॉक्यूमेंट जहां भी बढ़ा के रखें क्या कहेंगे? फाइल। फाइल मतलब पोर्टफोलियो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पे फाइल मत लिखिएगा क्योंकि फाइल का मतलब होता है केवल जिसमें आवश्यक कागज हो, और पोर्टफोलियो मतलब होता है कागज के साथ साथ आवश्यक सामग्री भी हो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? पोर्टफोलियो मतलब ऐसा पत्रक या ऐसा फोल्डर या ऐसा थैला, झोला, बोरा, ठीक है, जिसमें आप अपनी आवश्यक चीजों को रख सकें जो कि पढ़ाई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी है। देखिए, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो पर्यावरण से संबंधित, तो उसमें समुदाय का क्या रोल होगा, समाज का क्या रोल हो सकता है? यह आसानी से उत्तर साधारण है? नहीं, इनमें बड़े समझदार लोग होते हैं, जरूरी थोड़ी है, बोका लोग भी रहते हैं। ये वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, यानी कि जब आपका बाहरी जुड़ाव आ जाए तो उससे बढ़िया कोई आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चा जब बाहर जाएगा तो अच्छे से सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? मतलब एक पुस्तक, देखिए इस यही दिक्कत है कि इस जब से ऑनलाइन एग्जाम किया था तो पेपर सेट बनाने के चक्कर में इतना टफ कर दिया है, क्वेश्चन मिला मिला के थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं। घबरा क्यों रहे भाई, टाइम लगेगा ना, लेकिन 30 लेना है आपको। देखिए कैसे, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? क्वेश्चन आपने समझ लिया, आंसर खत्म। अर्थात एक पर्यावरण की ईवीएस पुस्तक में क्या क्या होना चाहिए बच्चों के हिसाब से? पहला, ये विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया रखा था कि बच्चा किस परिवेश से आ रहा है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। बता लीजिए बच्चा इंग्लिश मीडियम से आ रहा है, आप उसको हिंदी में चीपे पढ़े, चल पढ़ कहां पढ़ पाएगा? दूसरी, इसमें वास्तविक कहानी और घटनाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक रहेगा तो बच्चा विश्वास भी करेगा, सीखेगा भी। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक और सामाजिक प्रस्तुत करती है। लास्ट, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या करती है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, किसी एक पे केंद्रित पाठ्य पुस्तक व्याख्या स्याख्या नियम कानून पे केंद्रित हो ही नहीं सकता। किस पे केंद्रित होगा? बच्चों पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, डी आपका गलत है, यानी कि ए पहला नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, पढ़िए क्वेश्चन लीजिए। बस थोड़ा सा क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। फिर से आपसे हम कह रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। आप नहीं 10 क्लास देखना चाहते तो आप 20 क्लास तो पूरी केवल 10 क्लास देख लीजिए जहां से आपका एनसीईआरटी शुरू हुआ है, और बाकी तो 15 क्वेश्चन तो हम ऐसे निपटा देंगे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से या यही क्लास में ही। चलिए, हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का क्या उद्देश्य है? अरे करके सीखने क्या उद्देश्य होगा? बच्चा खुद ही सीख जाए, उसको एक्सपीरियंस हो जाए, उसको अनुभव हो जाए। पहला,
विद्यार्थियों को संलग्न करने में, मतलब उसको बिजी कर दीजिए, नहीं, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा और हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां अनुभव आ जाए, अवसर आ जाए, जुड़ाव आ जाए, हस्तकला आ जाए, वो आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 27, निम्न में से कौन से पर्यावरण के उद्देश्य है? अच्छा, कौन पर्यावरण का उद्देश्य है वो हमें पकड़ना है। विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करना, बिल्कुल नहीं। रटना रटाना ये सब इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, हाँ ये सही है। विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत बात है, स्वीकार करने के लिए तैयार करना, अस्वीकार नहीं, तुम्हारा पीट कर लेंगे। विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, बिल्कुल सही है। बी और डी जहां होगा आपका ऑप्शन वही सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी और डी सही हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके बस मेमोरी बेस्ड पे है कि आप प्रश्न कहना क्या चाहता है और आप कर क्या रहे हो। तो जो प्रश्न कहना चाहता है अगर आपने वही कर दिया तो आपका काम हो गया। 28, पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है, क्यों दिया गया खाली स्थान? समझते हैं। विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने अवसर, जहां अवसर शब्द आया बस आंख बंद करके टिक मारिए, हटाओ। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता रखा है, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहे हो देख लीजिएगा जरूर, क्लास में 20 या 29 है, देख लीजिएगा, मतलब 19 है। जहां अवसर आ जाए, जहां बाहरी जुड़ाव आ जाए, जहां स्वयं करके सीखने का शब्द आ जाए, ये सब ब्रह्मास्त्र है, करके हटिए, बाकी ऑप्शन नहीं देखना, नहीं देखना है। पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 29, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है, इसका क्या कारण है? मतलब कक्षा 1 और 2 में ईवीएस चलता ही नहीं है, क्या कारण हो सकता है? पहला, विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश में सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। संदर्भित मतलब ये होता है कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से उनको पर्यावरण सिखाना है, तो संदर्भित उद्देश्य यही है, इसको सीखते हैं, पहला सही है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण सीखने के लिए बहुत छोटे होते हैं, गलत बात है, उनको सिखाना चाहिए, तो ए तो गलत है, अब मतलब बी गलत है, ए सही हो चुका है। सी, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, नहीं, गलत बात है, ऐसा जरूरी है क्या? तीन के बाद क्या तुम लोग चौपरास खा के आते हैं? ऐसा नहीं है। लास्ट वन, प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठचर्या के भार को कम करना, हाँ ये सही हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे मतलब इतना लोड उनको अनुभव ना हो, इसलिए भाषा और गणित के माध्यम से ही हम उनको पर्यावरण सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे क से बेटा कबूतर, अब कबूतर क्या, कबूतर किसी में थोड़ी है, कबूतर कहीं कहीं होगा, तो पूछेगा है कबूतर क्या होता है? पक्षी, पक्षी जो गुट्टू गुट करता है, अच्छा अच्छा अच्छा। बी से बिलार, कुत्ता, तो ये पर्यावरण ही तो है, आसपास चीजें। चलिए ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जो, मतलब पर्यावरण दक्ष शिक्षक जो पर्यावरण अच्छे से पढ़ाना जानता है, उसको हम दक्ष तभी मानेंगे कब? जो वो पढ़ा रहा हो, क्या पढ़ा रहा हो, बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, बिल्कुल सही हो सकता है। वास्तविक विषय संबंधित नहीं, विषय नहीं होना चाहिए। विद्यालय से वास्तविक, ये भी नहीं है। वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित, देखो दोनों आ गया, बच्चों के जीवन और विषय दोनों से संबंधित हो, तो बिल्कुल सही है। इसमें पहला नंबर गलत नहीं है, पहला भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा परफेक्ट चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने देखा 7 फरवरी, आपको लिखा भी होगा ऊपर, 7 फरवरी 2023 का हमने एग्जाम पेपर देखा। अब यहां से ऑनलाइन तकरीबन 20-30 सेट हुए हैं, लेकिन हम लोग 15-20 तो कर ही लेंगे ताकि हमारा एकदम तैयार हो जाए अच्छे से। अब आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, फिर देखिएगा कि सारे क्वेश्चन को हम पकड़ते कैसे हैं। पकड़ना अगर आपको आ गया तो फिर ये क्लास की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।